Hi everyone, welcome to Prep B. In this video, we are going to solve Prep B Snap Mock. If you're enrolled students, please attempt mock first, then watch this. If you're not enrolled, pause video 60 seconds for each question and solve and then watch. If you want to feel exactly the same stress, I highly recommend it to attempt the mock within the time limit. Enrollment link is out in the description. You can check it out and use code AJ1122 for a discount. Let's start with the solution. So इसमें 4 सेंटेंस गिवन है और हमें वर्ड फिक्स करना है जो कि मैक्सिमम सेंटेंस में फिट करेगा। ठीक है, तो पहले हम अवे देखते हैं। टू अदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स स्टूड एट द ईस्ट अवे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ईस्ट गेट भी नहीं हो सकता, ईस्ट एंड हो सकता है, तो यहाँ पर तो एंड ही फिट कर पाएगा। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, इफ ही कंटिन्यूज हिज मिसकंडक्ट ही विल एंड अप इन प्रिजन, है ना, वो प्रिजन में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे भी एंड ही आ सकता है, तो यहीं यहाँ पे भी और कोई वर्ड नहीं आ सकता, तो यहीं से दिख रहा है कि मैक्सिमम में सेटल हो जाएगा, तो आंसर है एंड। नाउ इसमें हमें रिलेशन ढूंढना है, तो बॉटनी प्लांट्स, तो हमें पता है कि प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ आई है और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं, सो दिस इज राइट। फॉसिल्स की स्टडी को जियोलॉजी नहीं कहा जाता, जियोलॉजी जो है वो पूरी अर्थ की स्टडी होती है एक तरीके से। एस्ट्रोनॉमी जो है वो यूनिवर्स की होती है, सिर्फ स्टार्स की नहीं। और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर होता है। ठीक है, सिर्फ कल्चर नहीं। इसमें हमें करेक्ट फ्रेज चूज करना है टू रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। I spent one third of my journey looking through the first class window carriage, the next in a local motor car, following the course of a trout stream in a shallow valley. ठीक है, तो लुकिंग थ्रू द फर्स्ट क्लास विंडो कैरेज से मतलब है कि फर्स्ट क्लास विंडो कैरेज के अंदर से वो झांक रहा था। ठीक है, लुकिंग थ्रू मतलब उसके थ्रू झांक रहा था, बट हमें वो बेसिकली अगर वो ट्रेन में है और वो एक विंडो से बाहर जाते झांकेगा ना, तो लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, और वर्ड है एग्रीगियस। ठीक है, एग्रीगियस का मतलब है कुछ बहुत ही खराब, ठीक है, या फिर कुछ बहुत ही सीरियस। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें सिमिलर नहीं है। लॉडेबल मतलब जिस चीज की तारीफ की जाए। इनसिग्निफिकेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिप्रेहेंसिबल मतलब जिसको ब्लेम किया जा सके, मतलब जिसको कर्ज किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली ये भी, इसका भी यही मतलब है कुछ बहुत खराब, तो ये हमारा आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि एरर हमें ढूंढना है। द कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बोथ इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो जब यहाँ पर एंड आ गया है तो बोथ का कोई यूज नहीं है, तो इसलिए बोथ, दैट इज बोथ इनोवेटिव इज द, सॉरी, ओके, ये तो ठीक लग रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आ सकता है साथ में, बट द कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट, अ न्यू लाइन है तो प्रोडक्ट्स होना चाहिए, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द एरर। ही वोर अ बाइसाइकिल हेलमेट ऑन हिज हेड दैट वाज टू लार्ज, तो बेसिकली ऑन हिज हेड दैट वाज टू लार्ज का से मतलब ये लग रहा है कि उसका हेड बहुत लार्ज था। ठीक है, बट एक्चुअली हेलमेट बहुत लार्ज था, तो क्या होगा, दैट वाज टू लार्ज ऑन हिज हेड। इसमें हमें एक्टिव या पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है और दूसरे में चेंज करना है। नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एड विच इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, तो हमें पैसिव वॉइस ढूंढना है। ठीक है, तो पहले ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट माई ऑनलाइन एड। ठीक है, वॉज, फिर नो वन रिस्पॉन्डेड, ये क्या है, पास्ट टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा वॉज में, तो वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड, टू आएगा फिर। ठीक है, बाय, नो वन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बाय एनी वन, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस।
अप्रोप्रिएट वर्ड और हमें इसमें चूज़ करना है। हिज टर्मिनेशन वाज़ इनेविटेबल आफ्टर ही रेज़्ड हिज वॉइस इन द मीटिंग एज़ ही वाज़ ऑलरेडी डैश विद हिज बॉसेस ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब है कि ऑलरेडी उसको बेसिकली ठीक रिलेशंस में नहीं था वो अपने बॉसेस से, तो इसीलिए उसको टर्मिनेट किया गया। करेक्ट एंटोनिम क्लीशे का क्या मतलब होता है? क्लीशे मतलब जो कि बेसिकली बहुत कॉमन हो गई है ओवर यूज़ होने की वजह से। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम वो होगा जो कि कुछ अलग हो, हटके हो। तो उसका आंसर क्या होगा? रिमार्केबल। दे वर डैश इन देयर सर्च फॉर ऑल द लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। बेरीट का मतलब होता है डाँटना। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत खराब। और निगर्ड का मतलब होता है कंजूस। ठीक है? तो इसमें क्या फिट करेगा? एसिडुअस। इसमें हमें ढूँढना है व्हिच वर्ड मीन्स टू रिमूव डर्ट फ्रॉम अ थिंग विद क्लीन वाटर ओनली। सिर्फ क्लीन वाटर से अगर हमें करना है तो बेसिकली रिंस होगा। क्योंकि वॉश का मतलब होता है विद वाटर एंड सोप। क्लेंस का मतलब होता है रिमूविंग डर्ट, ये नहीं पता कि किस चीज़ से। और बीथ का मतलब होता है पार्ट बेथिंग पार्ट ऑफ बॉडी विद वाटर एंड सोप। सो दिस इज रिंस। सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव। इसमें कोई मिस्टेक दिख रही है? आई थिंक ये तो क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि ये पार्ट्स भी नहीं है इसके। मैं अच्छा सॉरी, मैं गलत ले रही हूँ। तो बेसिकली ये सेंटेंस है, मैरी सेड नथिंग बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट अ लिटिल ब्रेड। तो ये तो सही है आंसर, तो नो एरर। इफ यू सी इट डैश माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल फाइंड द वर्ल्ड फिल्ड विद मेनी कलर्स। ठीक है? तो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कोई कौन सी preposition आती है हमेशा? फ्रॉम। Dash is used to separate words or clauses that provide information but do not grammatically belong to the sentence. ठीक है? तो उसके apostrophe तो नहीं होगा, apostrophe कोलन भी नहीं होगा और हाइफन भी नहीं होगा क्योंकि ये सब ग्रामेटिकली बिलोंग करते हैं। तो होगा पेरेंथेसिस जो कि ब्रैकेट में हम डाल देते हैं बेसिकली। आइजैक न्यूटन वाज नॉट अ बैड साइंटिस्ट। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो मैं पहले बाकी ये सारे फिगर ऑफ स्पीचेस में समझा देती हूँ। मेंटोनमी में होता है बेसिकली एक वर्ड इज एसोसिएटेड विद समथिंग एंड इट इज यूज टू रेफर दैट थिंग। जैसे कि क्राउन को जब किंग और क्वीन बोला जाए। ठीक है? हाइपरबोल क्या होता है? इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इज मेनली यूज टू मेक समथिंग लुक एंड साउंड अ लॉट बेटर देन इट एक्चुअली इज। ठीक है? तो ये बेसिकली एग्जैजरेशन की तरह होता है। जो एंटी क्लाइमेक्स होता है, एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि इसका आंसर लिटॉर्ट्स है वैसे। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है जिसमें बेसिकली इम्पोर्टेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है? और लाइटोटेस का मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स यूज़ करके एक पॉजिटिव चीज़ बताई जाए। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ है, आइज़ैक न्यूटन वाज़ नॉट अ बैड साइंटिस्ट। तो इसमें नॉट और बैड ये 2 नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके उसको क्या बना दिया है? पॉजिटिव। कि आप इससे क्या इन्फर कर पा रहे हो कि आइज़ैक न्यूटन एक अच्छा साइंटिस्ट था। What is the least multiple of 9 which leaves the remainder of 3 when divided by each 4, 6 and 7? तो जब भी हमें इस तरीके से रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा क्या करना है आपको? सबसे पहले आप एलसीएम ले लो 4, 6 और 7 का। ठीक है? वो आपका आएगा 84। तो बेसिकली 80 इससे वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी इससे किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो 3 का रिमाइंडर छोड़ता है तो यानी वो इस फॉर्म का होना चाहिए। राइट? तो अब हम अगर यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखें, के की वैल्यू आप 1 रखो तो 84 प्लस 3 कितना आएगा? 87। ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। अब के की वैल्यू 2 रख लो। ये हो जाएगा 168 प्लस 3 171। ये 9 से डिविजिबल है तो ये आपका आंसर होगा।
Largest number less than 100 which when divided by 9, 12 and 16 leaves a remainder of 7. ठीक है, तो अगेन सेम वाली चीज़ है, तो एलसीएम आप निकाल लो 9, 12 और 16 का। कितना होगा? 144। ठीक है। तो अब ये आपका लार्जेस्ट नंबर लेस देन 100 लेस देन 1000 लीव्स अ रिमाइंडर 7, तो यानी ये 144 के प्लस 7 की फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आपको लेस देन 1000 चाहिए, तो इसमें लेट्स से के की वैल्यू हम 4 डाल के देखते हैं। 6 डाल के देखो, तो 864 प्लस 7 861। ठीक है, ये नंबर हो गया। के की 7 डाल के देखें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 1008 प्लस 7 विच इज लार्जर देन 1000, तो ये हमारी सेटिस्फाई नहीं करता। दिस इज वाई दिस इज द आंसर 871, सॉरी। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को पहले मान लेते हैं एक्स बाय वाई। इसको अगर वो कह रहा है एक से मैं दोनों को इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। और दूसरी कंडीशन है कि वो न्यूमरेटर को 2x से मल्टीप्लाई कर देगा और फिर उसको 4 से बढ़ाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो फ्रैक्शन बनेगा 6/5। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स, इनको सॉल्व कर लो, तो आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 15। ठीक है, और हमें इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बनानी है। न्यूमरेटर हमने x लिया था, तो आंसर हो जाएगा 7। द एवरेज एज ऑफ 7 पर्सन्स इन अ कमिटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 इयर्स। ठीक है, तो मतलब टोटल इंक्रीज कितना हुआ? अगर एवरेज 3 साल से बड़ा है 7 लोगों का, तो टोटल इंक्रीज हो गया हमारा 21 साल। ठीक है। When two men aged 52 years and 63 years are substituted by two women, तो बेसिकली कुछ पहले टोटल था, अ, उनको हटा के अब हमने ये दो women रख ली, तो टोटल एज ऑफ women कितनी हो गई? 21। ठीक है, जितना इंक्रीज हुआ है, और 52 और 63 तो रह गई, क्योंकि वो दो मेन थे, 136 हो गया। तो एवरेज एज क्या हो गई? 136 डिवाइडेड बाय 2, 68। यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में। कितने वेज में 7 मेन और 6 वुमेन को हम एक सर्कल में बिठा सकते हैं सच दैट 2 वुमेन आर नॉट टुगेदर? ठीक है, तो पहली बात तो कोई भी नो वुमेन टू बी टुगेदर के लिए 7 मेन को कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेन को अरेंज करने के बाद 7 प्लेसेस बचेंगी 6 वुमेन के लिए, तो उनको हम 7p6 वेज में कर सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हो गए? 7p6 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल। इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट सफिशिएंट है या नहीं। क्वेश्चन पूछा है कि कितने what fraction of the class passed in the math section of a test having two sections, maths and English, if none of them failed in the both subjects? ठीक है, 15 girls and 15 boys passed in both sections. Ratio of girls passing in maths to boys is 4:3। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बॉयज जितने पास हुए हैं वो है बी, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 4/3 बी। ठीक है, ये हमारी बात है मैथ्स की। ठीक है, अब ये सेक्शन जो है इसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो बेसिकली अच्छा, अब हमसे फ्रैक्शन ऑफ द क्लास पास्ड इन मैथ्स पूछा है, पर हमें स्ट्रेंथ नहीं पता टोटल क्लास की, तो हम ए से तो नहीं आंसर कर सकते। अगर हम बी स्टेटमेंट में देखें जो बोल रहे हैं आउट ऑफ द 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 15 बॉयज एंड 15 गर्ल्स पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, और तो
अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो 80 में से अगर 30 माइनस कर दें और 10 माइनस कर दें तो सिर्फ 40 स्टूडेंट्स पास हुए। तो ये मैथ्स के 30 और इंग्लिश के 10 लोग हुए। ठीक है, तो 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा 70/80 विच इज 7/8। तो इससे समझ में आता है कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। Two laborers A and B are to be paid a total of this A 180. If A is paid 180% of what is paid to B, how much in rupees is B paid? ठीक है, तो मान लेते हैं कि B को X पे होता है, तो A को 180% ऑफ X होता है और इन दोनों को टोटल कितना होता है 1120। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, X की वैल्यू आ जाएगी 400। इसमें से फॉल्स क्या क्या है? पहला बोर्ड है 16, 63, 65 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। तो करके देख लेते हैं। अगर आप 16 स्क्वायर को प्लस 63 स्क्वायर करो विच इज 256 प्लस 3969, आपका आंसर आएगा 4225 जो कि 65 का स्क्वायर है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट तो बनाते हैं। ठीक है, तो ए फॉल्स नहीं है। अच्छा, हमने इसको चेक भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले हमें ये ऑप्शंस चेक करने चाहिए। ओनली बी देख लेते हैं। बी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी कॉस थीटा। तो ये गलत है, क्योंकि हा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो बी इज फॉल्स। सी कह रहा है लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये तो बिल्कुल ठीक है, तभी तो हाफ बी एच जो है वो फॉर्मूला आता है। टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर इफ दिस इज दिस एंड दिस इज दिस विच इज 4/2 4/8। तो ये भी सही है। तो हमें एक सेकेंड, नहीं, तो बेसिकली इसमें ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों को सिमिलर होने के लिए एसएसएस सिमिलैरिटी चाहिए होती है, सिर्फ इस प्रोपोर्शन से नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी फॉल्स है। कौन सी वैल्यू एक्स की सेटिस्फाई करती है? तो एक्स स्क्वायर लेस देन 5x प्लस 24, इसको मैं इधर ले आती हूँ। अब मैं इसको स्प्लिट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये -3 हो गया और ये 8 हो गया। लेस देन 0 तो ये प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 कहाँ फॉल कर रहा है? यहाँ पर। तो -3x8। 55 एग्स है, 5 डिफेक्टिव है। परसेंटेज और डिफेक्टिव एग्स कितनी हो गई? 5/55 इंटू 100। ये तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा 1/11 इंटू 100 विच इज 9.09%। अ मैन कैन रो 8 kmph इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में स्पीड है 8, करंट की स्पीड है 2। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि डाउनस्ट्रीम उसकी स्पीड हो जाएगी 8 प्लस 2 यानी 10 और अपस्ट्रीम हो जाएगी 8 माइनस 2 यानी 6। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि टेक्स 2 hours मोर इनटू ट्रैवल अपस्ट्रीम देन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जो हमें नहीं पता और निकालना है वो है एक्स। तो ये बोल रहा है कि अब हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा उसको x/6 और डाउनस्ट्रीम में कितना लगेगा x/10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो कह रहे हैं 2, क्योंकि उसको 2 घंटे ज़्यादा लगता है। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर। A cylindrical tank with a diameter of 14 meters is being filled with water at a rate of 5 meters per minute. कितना लगेगा अगर उसका हाइट 10 मीटर्स है? पहली बात तो अगर हम उसको पानी फिल कर रहे हैं तो हमेशा समझ लो कि ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। वॉल्यूम सिलिंड्रिकल टैंक का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितनी वैल्यू वॉल्यूम हो गई इसकी? सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच, नॉट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 10 हो गया 1540। ठीक है, बेसिकली यही हो गया यार।
रेट ऑफ फिलिंग है, रेट कितना गिवन है 5 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, जितना उसको वॉल्यूम को फिल करना है विच इज़ 15440 डिवाइडेड बाय टाइम, सब कुछ सेम यूनिट में है तो कुछ दिक्कत नहीं है, हो जाएगा 308 मिनट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इसमें रूट्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3 to 5, ठीक है। एंड द सम ऑफ द रूट्स इज -16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो बेसिकली बोल रहा है कि एक रूट 3 के है और एक रूट 5 के है और इसको प्लस करके क्या आ रहा है -16। तो 8 के -16 के हो गया -2, तो आपके रूट्स हो गए -6 और -10, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, यानी -b/a की वैल्यू कितनी है -16, ये भी हमको पता है, ठीक है। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -6 इंटू -10 इज 60, तो c/a की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 60, -b/a की वैल्यू कितनी है -16। अब देख लो कि ये कहाँ फिट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो b/a 8 बनेगा, यहाँ पे b/a 16/5 बनेगा, यहाँ पे -16/3, कहीं पे भी ये तो बन नहीं रहा है, तो इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता, तो आंसर है नन ऑफ दिस। फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 27, यानी a प्लस 4d जो है वो 27 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड 9th टर्म। तो पहली बात तो फर्स्ट 9 टर्म्स का सम जो होगा वो कितना होगा n/2 2a प्लस n-1, n-9 है ना यहाँ पे n, तो 80, तो ये हो जाएगा n/2, 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ बाहर, और ये हो जाएगा a प्लस 4d, काट दो 9, a प्लस 4d की वैल्यू है 27, ये हो गया 243। फिर बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड 9th टर्म, तो फर्स्ट टर्म होती है हमारी a प्लस a, ठीक है, और 9th टर्म हो गई a प्लस 8d, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8d, यानी a प्लस 2 इंटू a प्लस 4d विच इज 54। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 243 माइनस 54, आंसर हो जाएगा 189। अब ये बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है वो पी क्यू आर ट्राइंगल की एक साइड्स है, तो ये हमारा ट्राइंगल है, तो क्यू आर जो है वो है पी, आर पी जो है वो है क्यू, और पी क्यू जो है वो है आर। और बोल रहे हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, और क्यू प्लस आर माइनस पी जो है वो के क्यू आर के इक्वल है। अब पहली बात तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी से, इसको पूरे को बेसिकली इसको पूरे को ए मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी से मैंने ये लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2QR इज इक्वल टू KQR, ठीक है। कॉसाइन रूल को यूज करके क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2QR इंटू कॉस पी, ठीक है, क्योंकि KQR जो है इसके इक्वल है, तो 2QR 1 प्लस कॉस पी इज इक्वल टू KQR, कट जाएगा क्यू और आर, तो 2 1 प्लस कॉस पी जो है वो हो जाएगा के इक्वल। तो ये वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करेगी 0 और 4 के। इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द एंटायर वर्क अलोन, और हमें बताने की स्टेटमेंट कौन सी सफिशिएंट है नहीं। तो पहला बोल रहा है कि जब ए बी सी काम करते हैं तो दे कैन फिनिश द टास्क इन 30 डेज, लेकिन बी और सी काम करते हैं तो 54 डेज में होता है। तो बेसिकली क्या बोला गया है हमको कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हमको गिवन है 1/30, और 1/b और 1/c गिवन है 1/54। तो देखो इन दोनों को यूज करके
पहली स्टेटमेंट में आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन बी का नहीं निकाल सकते, तो इस ये तो सफिशिएंट नहीं है। सेकंड में देख लेते हैं, बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 42 डेज। तो इससे भी बी अलोन का नहीं पता चलेगा, ये भी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं जिसमें ए और बी का भी बताया हुआ है, तो 42, तो क्या होगा कि बी और सी से 54 है तो ए का आ जाएगा, ए और बी का 42 है तो सी का आ जाएगा और फिर बचे हुए बी का आ जाएगा। तो इसलिए दोनों डेटा स्टेटमेंट्स का डेटा ज़रूरी है। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हु आर प्रिपेयरिंग। टीचर डिसाइड्स टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। और टीचर को चाहिए कि 3 गर्ल्स हों और 2 बॉयज। तो बेसिकली 10 बॉयज में से वो 2 चूज करेगी और 5 गर्ल्स में से 3, और टोटल 15 स्टूडेंट्स में से 5 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारी 150 बाय 1000। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जो कि इससे फॉर्म हो सके व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो पहली बात देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो जो 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है। ठीक है, अब इसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो 7 वेज में अगर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली सेकंड भी 7 वेज में, थर्ड भी 7 वेज में और फोर्थ भी 7 वेज में, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। 7 की पावर 4 होती है 2401, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एडम हैज प्योर मर्करी इन अ टेस्ट ट्यूब, 10% ऑफ इट इज रिमूव्ड। तो ये वही एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। तो उसके पास लेट्स से प्योर मर्करी है। ठीक है, और उसमें से 10% रिमूव कर दी, तो अब कितनी बची? 90% मर्करी। ठीक है, how many times does this operation have to be repeated so that percentage of mercury in the test tube falls below 75%? ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा कि हमें बताना है, अब ये एक बार हो गया। ठीक है, अब फिर से इसमें से 10% हटाते हैं, तो कितनी बचेगी? 81% बचेगी। फिर से 10% हटाते हैं, कितनी बचेगी? 73% बचेगी। तो ये दो, तीन, तो यानी 3 ऑपरेशंस के बाद ऐसा हो रहा है कि वो 75% से नीचे आ जा रही है। ठीक है, how many times does this operation have to be repeated? तो बेसिकली एक बार तो हमने ऑलरेडी उसने बता ही दिया था, सॉरी, 1 2 2 बार ये और हुआ है, तो नन ऑफ दिस। ये हमें कुछ ग्राफ गिवन है जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन पिज्जाज ऑफ अ सर्टेन साइज सोल्ड इन अ पिज्जा आउटलेट गिवन है। Each kind of pizza above also has a sub variant called Gen Pizza, and the bar graph gives the percentage sales of Gen Pizza. Which variants Gen Pizza is sold in maximum numbers? ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल पिज्जाज एक्स सोल्ड हुए हैं। ठीक है, और तो जैसे वेजी हॉट पिज्जा जो है, और अगर मैं इसमें जैन पिज्जा की बात करूं, तो ये 40% ऑफ ये है वेजी हॉट। ठीक है, तो 40% ऑफ वेजी हॉट का यहाँ पे डिग्री है 25, 25 बाय 360, क्योंकि पाई चार्ट है, इंटू एक्स, इतना ही सोल्ड हुआ होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं ये y को मान लेती हूँ 1/100 इंटू 1/360 फॉर इजियर कैलकुलेशन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये 40 इंटू 25 इंटू वाई है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे पता लगा सकते हो वेरिएंट्स के पिज्ज़ा, और यहाँ से तो बेसिकली ये सारे आपके वाई के टर्म्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि क्रीमी ब्लू जैन पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4050 है। Select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way. बेसिकली ये इस तरीके से है कि आपको, अगर आप टेस्ट और आरजीक्यूआर का देखोगे, जैसे
तो टी में 2 माइनस करोगे तो आर आएगा, ई में 2 ऐड करोगे तो जी आएगा, एस में 2 माइनस करोगे तो क्यू आएगा, टी में 2 माइनस करोगे तो आर आएगा। ठीक है, अब किल आई के जे जे, तो फिर अगेन 2 माइनस, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 माइनस हो रहे हैं और इसमें 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर अरे बुक, तो इसमें भी हम यही करेंगे, -2 +2। अच्छा, इसमें ये भी देखो कि हर वॉवल को 2 से इंक्रीज किया जा रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट को 2 से कम किया जा रहा है। तो वॉवल को हम 2 से इंक्रीज करेंगे और कॉन्सोनेंट को 2 से कम। तो ये आपके पास आ जाएगा ZQQ आया। In a certain language, every word is coded as follows. First and last letters swap their places. Center letters are substituted by the number which is the same as their position. तो how will omega be coded? तो क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट तो स्वैप हो जाएंगे, तो ए ओ हो जाएगा और एम ई जी जो है उसमें भी वो स्कोप, ये पहले तो एम ई जी बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जो सेंटर लेटर है वो नंबर से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी ऐसे ही रहेगा, तो EM5G। इसमें हमें एनालाइज करना और डिटरमाइन करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। द डेडलाइन फॉर द डिलीवरेबल इज टुमारो एंड वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 1 डे इन मीटिंग इट। तो फर्स्ट है कि you should give an excuse to the manager so that he extends the deadline by 1 day. Second है we should give a believable excuse to the client and get it extended। तो दोनों ही relevant नहीं है, पर neither A nor B। वही ये वन स्टेटमेंट अलोन सेकंड स्टेटमेंट अलोन वाला है। Does Duryodhan become the crown prince of Hastinapur? To become the crown prince, at least 2/3 of the 120 courtiers have to support him। 2/3 of 120 यानी at least 80, मतलब greater than equal to 80 support करने चाहिए। um, Duryodhan is supported by every 10th courtier from Magad and Gandhara taken together, two biggest convinces which provide at least half the courtiers। ओके, तो मगध और गंधारा हाफ द कोर्टियर्स करते हैं, यानी मगध और गंधारा से उसको 120 का हाफ कर दो तो 60 कोर्टियर्स मिलते हैं। ठीक है, और एवरी 10th कोर्टियर सपोर्ट्स दुर्योधन, यानी 90% उसमें से रिजेक्ट कर देते हैं। तो कितने बचे? 54 रिजेक्ट। ठीक है, तो इससे तो क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता। तो स्टेटमेंट ए से हम बोल सकते हैं कि ही कैन नॉट बिकम द क्राउन प्रिंस। स्टेटमेंट बी की बात करें, द एम्परर विल सपोर्ट दुर्योधन इन केस ऑफ अ टाइन बोट्स इन विच केसेस डिसीजन विल बी फाइनल। बट टाइन बोट है या नहीं यही हमें नहीं पता, तो इसका बी से ये नहीं आंसर हो सकता, तो यानी सिर्फ ए से आंसर हो सकता है। दैट इज वाई योर आंसर इज 1। 5 एथलीट्स FBRSH, ये लोग 100 मीटर रेस में compete करते हैं। Since Falcao was beaten by Herrera in the race, the latter beat only two athletes। Rojo was neither the first nor fifth athlete to finish the race। तो हम ये पोजीशंस मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन। और ये बोल रहे हैं कि सिंस हेरेरा बीट ओनली टू एथलीट्स, ठीक है, तो हेरेरा ने इसका मतलब थर्ड फिनिश किया। ठीक है, शॉ ने हेरेरा को बीट किया है और खुद भी ब्लाइंड से बीट हो गया। ब्लाइंड फिनिश्ड फर्स्ट, और शॉ वाज बीटन बाय ब्लाइंड। ठीक है, तो शॉ फिनिश्ड सेकंड। हेरेरा वाज बीटन ईदर बाय शॉ और रोजो बट नॉट बोथ, तो रोजो नीचे आएगा कहीं पे। ठीक है, रोजो वाज नीदर द फर्स्ट नॉर फिफ्थ एथलीट, तो ये रोजो हो गया और ये बचा हुआ एफ हो गया। तो फाल्को वाज बीटन बाय ब्लाइंड इज राइट। ठीक है,
रोजो वॉज बीटन बाय हरेरा एज वेल एज फैल्काओ। तो रोजो फैल्काओ से तो नहीं बीट किया था, तो ये रॉन्ग है। ब्लाइंड वॉज बीटन बाय रोजो, विच इज दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ब्लाइंड ने रोजो को बीट किया था। तो बोथ 2 and 3 आर रॉन्ग। इसमें कौन सी assumption implicit है? A leading financial newspaper reported that the country's economy is likely to experience slow growth in the coming year due to global economic uncertainties, low consumer confidence, and reduced industrial output. The report advised investors to be cautious and to diversify their portfolios to mitigate risk. Assumption है, investors tend to seek advice from financial newspapers before making investment decisions. अम, हाँ, तभी उसने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है। सेकंड कह रहा है इकोनॉमिक फोरकास्ट्स कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर बिहेवियर, व्हिच इज़ आल्सो राइट, तभी वो ये एडवाइस दे रहा है। द इकोनॉमी इज़ करंटली स्टेबल बट एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर वॉलेटाइल। ऐसा नहीं है, क्योंकि थर्ड में अ, एक सेकंड, हाँ, तो थर्ड वाली जो है, जो इकोनॉमी इज़ करंटली स्टेबल, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। इनफैक्ट स्लो ग्रोथ की बात आ रही है। तो ओनली assumptions 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। इसमें हमें बताना है कि कौन सी assumption implicit है। University decided to increase its library hours to accommodate students who prefer studying at night. The decision was made after receiving feedback from students asking for more flexible study hours, particularly during exam period. तो पहला बोल रहा है many students prefer to study at night, of course तभी बढ़ाया है। Extending library hours will benefit students during exam periods, exactly तभी बढ़ाया है, तो both are implicit। अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा रिप्लेस कर रहे हैं, तो 255 है, फिर 304 है, फिर कुछ आना चाहिए, फिर 414 है, फिर 475 है। इन दोनों के बीच में गैप है 49 का, ठीक है? इन दोनों का मुझे नहीं पता, इन दोनों का मुझे नहीं पता, और इन दोनों का गैप है 61 का, ठीक है? अब मैं अगर देखूँ तो 49 से 61 के बीच में गैप है 15, और ये 4 है। तो बेसिकली सॉरी, 12 का गैप है और ये 2 है, तो इसमें भी 4 का इंक्रीज़ होना चाहिए। +4 53 +4 57 +4 61, तो ये सही बैठ रहा है। तो 304 + 53 कितना होगा? 357, और क्या 357 + 57 414 है? येस, तो इसलिए हमारी ये सही चॉइस है। अब इसमें हमें पैटर्न फ़ॉलो करवाना है, तो ओके, तो अगर हम पहले 215 एसी, तो अगर हम ये देखें मिडिल डिजिट को, तो ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है? अब क्या हो रहा है इसमें, मिडिल डिजिट पहले हम एक्सट्रीम फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम 2 डिजिट्स। ओके, नहीं, ये देखो 215 122 433, ये है ना नंबर सीरीज। अब इसमें देखो कि 2 इंटू 5 10 करें तो उसकी फर्स्ट डिजिट आई है, 1 इंटू 2 2 करें उसकी फर्स्ट डिजिट, 4 इंटू 3 12 करें उसकी फर्स्ट डिजिट नहीं आई, तो ये तो नहीं हो रहा। 2 इंटू 5 10 करें तो 1 प्लस 0 1 बन जा रहा है, 4 इंटू 3 12 करें तो 1 प्लस 2 3 बन जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हम एक्सट्रीम डिजिट्स का प्रोडक्ट लेके उन डिजिट्स को सम कर रहे हैं। सिंगल डिजिट है तो एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न कहाँ बन रहा है हमें देखना है। 8 5 ज़ा 40 यहाँ पर बन रहा है ये, 5 8 ज़ा 40, 1 8 ज़ा 8, ये नहीं बन रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ये लेटर्स में देख लेते हैं, ए सी डी एच और आई ओ है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी 3 इसमें स्किप हुए हैं, इसमें एक ही स्किप हुआ है, और आई और ओ में 6 स्किप हुए हैं, ठीक है? और अगर आप देखो तो सी के बाद यहाँ पे डी आ रहा है, एच के बाद यहाँ पर एच आई आ रहा है, ठीक है? तो ओ के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, और यहाँ पर 2 4 6 का गैप है, तो यहाँ पर पी एक्स आ जाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। In a certain code language, music is written as 65, close is written as 54.
तो कैसे बन रहा है? म्यूजिक, एम की वैल्यू होती है 13, यू की 21, सी एस की 19, एस की 9, एस की 3, इन सबको प्लस कर दो तो आ जाएगा 65। सिमिलरली क्लोज का है और फ्रूट का भी आपको ऐसे ही निकालना है। तो ये 6, 18, 21, 9 और 20 इनको ऐड कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 74। ऑल मोमेंट्स परफेक्ट में ये परफेक्ट गुड पिक्चर, तो परफेक्ट परफेक्ट इसमें कॉमन है और एच आई कॉमन है, तो परफेक्ट का कोड हो गया एच आई। ठीक है। पिक्चर कूल मोमेंट्स, पिक्चर पिक्चर कॉमन है और के एन कॉमन है, तो पिक्चर हो गया के एन। तो परफेक्ट हो गया एच आई। अच्छा, हमें गुड का निकालना है ना, तो परफेक्ट हो गया एच आई। ठीक है। पिक्चर हो गया के एन, तो गुड का क्या कोड हुआ? एस डब्ल्यू। अभी हमें ये पार्ट्स ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ट्रेन मुंबई फॉर इज माई ट्यूसडे ऑन। ठीक है। तो माई ट्रेन फॉर मुंबई इज ऑन ट्यूसडे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? माई ट्रेन फॉर मुंबई इज ऑन ट्यूसडे। मिसिंग टर्म निकालना है। E10, तो ई की पोजीशन होती है 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है 10। जी की पोजीशन होती है 7, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है 21। जे की पोजीशन क्या होती है 10, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5, यानी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 2, 3, 5, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और लेटर कैसे आ रहे हैं? बेसिकली ई एफ, एफ छोड़ के जी आया, 5 + 2 7 और जे 10 + 3 10, तो +5 हो जाएगा 15। 15 पोजीशन पे कौन सा आता है? ओ, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? ओ 105। स्टेटमेंट्स कह रही है नो टेस्टी इज अ सैंडविच, तो यानी टेस्टी और सैंडविच एकदम अलग अलग है। नो सैंडविच इज अ बर्गर, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। कंक्लूजन 1 कह रहे हैं नो टेस्टी इज अ बर्गर, दिस इज नॉट राइट, ये फाइनल नहीं है। सेकंड कह रहे हैं नो बर्गर इज अ सैंडविच, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नो बर्गर इज अ सैंडविच और कह रहे हैं नो सैंडविच इज अ बर्गर। हाँ, तो बर्गर सैंडविच हो सकता है, तो ये कोई भी कंक्लूजन इसमें फॉलो नहीं कर रहा। अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी यहाँ आ गया। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम सेंस, तो यहाँ से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ, तो यहाँ आ जाएगा। एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज यानी इधर की तरफ, तो यहाँ फेस करेगा। तो व्हाट डायरेक्शन डज ही फेसेस नाउ? अब ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर ब्यूटिफुल। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो सम बॉयज मे बी ब्यूटिफुल, सही बात है। ऑल बॉयज आर ब्यूटिफुल, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। सम गर्ल्स आरंट ब्यूटिफुल, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो सम गर्ल्स आरंट ब्यूटीफुल, ये पक्का नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ओनली वन। 4 प्लेयर्स हैं, 4 सिटीज में है, तो अब हमें इसका पता लगाना है और पॉसिबल में। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिटी रख लेते हैं, फिर प्लेयर, प्ले, सॉरी, और सीजन, और सिटी हो गई हमारी C1, C2, C3, C4।
It is also known that C3 hosts P2 और P4 बट नॉट इन स्प्रिंग और समर. ठीक है, सॉरी. तो C3 में P2 या P4 में से कोई है, लेकिन स्प्रिंग और समर में नहीं होता, तो यानी ऑटम या फिर विंटर में होगा. ठीक है. C2 होस्ट नीदर P1 नॉर P4, यानी ये P2 या P3 होस्ट कर रहा होगा, बट इट होस्ट अ प्लेन समर. ठीक है. C1 होस्ट P1 और P4. सॉरी, C2, ये C2 के लिए था यार, एक सेकेंड. C1 को बोल रहा है कि होस्ट P1 और P4 इन ईदर स्प्रिंग और विंटर. ठीक है. C4 नीदर होस्ट P3 नॉर डज इट होस्ट अ प्ले इन ऑटम. C4 P3 नहीं होस्ट करता, तो यानी ये P1 P2 या P4 में से करता है, और ये ऑटम में भी नहीं करता. अब समर तो ऑलरेडी टेकन है, तो यानी ये स्प्रिंग या विंटर में से करता है. ठीक है. अब देखो, यहाँ से पता लग रहा है कि स्प्रिंग विंटर, अगर मान लो ये विंटर चूज करते हैं तो इसको हमें स्प्रिंग देना पड़ेगा. ये तो ऑटम हो गया फॉर श्योर. ठीक है. नाउ हमसे पूछा है कि विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सिटी प्ले एंड सीजन इज डेफिनेटली करेक्ट. ठीक है. तो देखो, C1 T1 विंटर, ये फॉर श्योर हमें नहीं पता. C2 समर. अच्छा, अब P3 और कहीं पे भी होस्ट नहीं हो रहे, तो यानी इसी को करना पड़ेगा P3. तो C2 P3 समर इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. इसमें लिखा है कि मेंशन को अगर LNEITNO बना दिया है, और फाइट को GITH बना दिया है. ठीक है. तो देखो, ये इंटरचेंज हो रहे हैं यहाँ पे लेटर्स, और इससे एक लेटर माइनस करके आया है. यहाँ पे भी यही हो रहा है, इंटरचेंज, और ये एक लेटर माइनस करके. तो पैटर्न में से एक माइनस कर देंगे तो O आ जाएगा, और बाकी के इंटरचेंज होंगे. तो AT को इंटरचेंज कर दिया, TE को इंटरचेंज कर दिया, और RN को इंटरचेंज कर दिया. तो ये होगा हमारा आंसर, विच इज डी ऑप्शन. कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा लगेगा? तो स्टेटमेंट है कि देयर हैज बीन अ राइज इन केसेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ हाई स्कूल पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. तो पहला है कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप देनी चाहिए. बिल्कुल सही. मोर स्कूल्स को बिल्ड करना चाहिए और एग्जिस्टिंग को बेटर क्वालिटीज में देना चाहिए. हाँ. और गवर्नमेंट को हाई स्कूल एजुकेशन कंपलसरी करनी चाहिए. ट्रू. तो सारे कोर्सेज होने चाहिए. सम शिप्स आर बोट्स. ठीक है. सम बोट्स आर यॉट. तो अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. अब पहला कंक्लूजन कह रहा है सम शिप्स आर यॉट्स, जरूरी नहीं है. सम यॉट्स आर शिप्स, ये भी जरूरी नहीं है. तो नो, नीदर फॉलोज. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द थर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी. इंग्लिश डिक्शनरी में हमेशा उससे चलता है. तो पहला तो कॉमन है A, दूसरा भी C कॉमन है, C कॉमन है, O कॉमन है. अब ये है RUMU, तो सबसे पहले क्या आएगा? M. ठीक है. उसके बाद आएगा QR. तो थर्ड इनमें से कोई आएगा, इन दोनों में से. फिर NN कॉमन है, TT कॉमन है, I और A में A पहले आएगा, तो ये हमारा थर्ड वर्ड होगा. इसमें बोल रहा है प्लस को मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड को माइनस बोलते हैं, और माइनस को प्लस बोलते हैं. तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 74 माइनस को प्लस बोलते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई बोलते हैं, डिवाइड को माइनस बोलते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोलते हैं. बॉड मास से सॉल्व कर लो. ये हो गया 12, ये हो गया
496, ये हो गया हमारा 570। बिल्डिंग में n फ्लोर्स हैं इंक्लूडिंग द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये कोई ग्राउंड फ्लोर है। People from different departments work on different floors of the building. Ram works on the floor which is 23 below the topmost occupied floor. तो मान लो ये topmost occupied floor है, इससे 23 नीचे, 23 floors below, तो ये राम का फ्लोर हो गया विच इज 23rd फ्रॉम टॉप, ठीक है, यानी ये इससे 22 फ्लोर्स नीचे है। फिर कह रहे हैं कि जॉन वर्क्स ऑन 17th फ्लोर, ये जॉन है और ये 17th फ्रॉम ग्राउंड है, ठीक है, और देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ राम एंड जॉन। अब ये 17 फ्रॉम ग्राउंड हो गया, इसमें दो 18 19, तो ये 20 फ्रॉम ग्राउंड हो गया। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, तो टोटल फ्लोर्स ऑक्यूपाइड जो है वो कितने हो जाएंगे, 22, नीचे से 16 और फिर 4, तो 42, इसमें से 42 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 44। Spanish football team is playing without strikers and plays with a 5-5-0 formation. 5 defenders, 5 midfielders and 0 strikers. सारे मिडफील्डर्स, अच्छा तो मिडफील्डर्स और डिफेंडर हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है, स्ट्राइकर्स नहीं है। ऑल मिडफील्डर्स stand in row 1 and all defenders stand in a row behind the row 1. The midfielders are Xavi XIODR और PXG, ठीक है, जावी जो है वो मिडिल में प्ले करता है, जावी, एंड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ इनेस्ता, तो ये इनेस्ता हो गया। डेविड प्लेज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जाबी इज अपोजिट इनेस्ता, तो ये जाबी हो गया, और जीसस प्लेज डायगनली ऑपोजिट टू डेविड, यानी जीसस यहाँ हो गया। गेरेट डज नॉट प्ले वांट टू प्ले एडजेसेंट टू जाबी, तो गेरेट यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं होगा, तो गेरेट यहाँ होगा। द पर्सन एडजेसेंट टू जावी इज नॉट रॉल, ये रॉल ये नहीं है, तो रॉल यहाँ होगा, यहाँ बचा ओ, ठीक है। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जीसस, यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर या तो पी होगा या फिर एस होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज ऑपोजिट ऑजल एंड जीसस, ऑजल और जीसस के ऑपोजिट कौन है, तो ऑजल के ऑपोजिट जी है और जीसस के ऑपोजिट आर है, ठीक है, तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका